पहला है जीवाश्म ईंधन और दूसरा आपका है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। आप इसको सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो आपका पहला है नॉन रिन्यूएबल और दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब इनको विस्तार पूर्वक थोड़ा देखते हैं, इनकी डिफिनीशन देखते हैं। आते हैं पहले पॉइंट पे, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कोयला, ईंधन, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। उन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि वे पौधों के उत्पाद हैं जो हजारों साल पहले थे। जीवाश्म ईंधन आज मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा स्रोत हैं। भारत दुनिया में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका अनुमानित भंडार लगभग 3,19,020.33 मिलियन टन है। तो आपके जीवाश्म ईंधन या पारंपरिक या फिर ये भी कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत कोयला वगैरह जो होता है ये इसी के अंतर्गत आता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, या फिर जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी का दूसरा टाइप है ये है रिन्यूएबल एनर्जी। अक्षय ऊर्जा, जिसे अक्सर स्वच्छ ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, प्राकृतिक स्रोत या प्रक्रियाओं से आता है जो फिर से लगातार उत्पन्न होती रहती है। अब दोनों में अंतर क्या है? अगर आप कोयले को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एज ए फ्यूल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोयला क्या हो जाएगा, एक बार में आपका ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए सोलर का इस्तेमाल करते हैं और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो सोलर है, वो तो प्राकृतिक तौर पे है, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर होता है। द मेन सोर्स यानी कि इसके जो मुख्य सोर्स होते हैं, आपका जो पानी हो गया, विंड हो गया, हवा, सूर्य हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई, ठीक है, ये सब आपका इसके अंतर्गत आएगा। अब आते हैं पहले पॉइंट पे, हाइड्रो पावर। सदियों से लोगों ने नदी की धाराओं की ऊर्जा का उपयोग किया है। पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांधों का उपयोग किया है। हाइड्रो पावर दुनिया की अक्षय ऊर्जा का अब तक का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। पहले से भी लोग इस पॉइंट का यही कहना है कि पहले से भी लोगों ने क्या किया है, जो वाटर है, वाटर के फ्लो का इस्तेमाल किया है, बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करना, उसके बाद उसको ऊंचाई तक पहुंचाना। इस तौर पे बहुत सारे ऐसे जो है पानियों का, नदियों के धाराओं का इस्तेमाल किया है और उसी के आधार पे जो है आज के डेट में आपके वाटर से या जो हाइड्रो पावर प्लांट वर्क करता है वो करता है। और भारत में तो इसका अधिक तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। नाउ सेकंड पॉइंट है विंड, यानी कि हवा का जो इस्तेमाल किया जाता है, ये पावर जनरेशन में ये किया जाता है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हवा का दोहन 7,000 से अधिक साल पहले शुरू हुआ था। अब बिजली बनाने वाली पवन टरबाइन दुनिया भर में फैल रही है। इस पॉइंट का फिर इस लाइन का ये कहना है कि जो ऊर्जा के स्रोत में हवा का उपयोग था या फिर हवा का जो भी उपयोग था वो 7,000 साल से पहले इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। यानी उस टाइम पे 7,000 साल पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता था और आज के डेट में इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। और बिजली बनाने के लिए जो टरबाइन इस्तेमाल की जाती है, जो मैकेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल, वो बहुत प्रचलित हैं और इनका इस्तेमाल भी अधिक तौर पे किया जा रहा है। नाउ अगला जो आपका पॉइंट है वो है सोलर, जिसको आप सूर्य की रोशनी भी बोल सकते हैं। होम रूफटॉप्स से लेकर यूटिलिटी स्केल फार्मों तक सौर ऊर्जा दुनिया
भर के ऊर्जा बाजारों को फिर से आकार दे रही है। सौर पैनलों के अलावा जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करते हैं, सौर ऊर्जा संयंत्र सूर्य की गर्मी को केंद्रित करने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे थर्मल ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो सोलर एनर्जी होती है उसको क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक दर्पण टाइप का एक प्लेट लगाया जाता है, और उसी प्लेट से क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है या बनती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका बायोमास। बायोमास ऊर्जा में एथेनॉल और बायोडीजल, लकड़ी और लकड़ी के कचरे, लैंडफिल से बायोगैस और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जैसे जैव ईंधन शामिल हैं। सौर ऊर्जा की तरह बायोमास एक लचीला ऊर्जा स्रोत है जो वाहनों को चलाने, गर्मी में इमारतों और बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला आपका स्रोत है ये है जियोथर्मल। खाना पकाने और हीटिंग के लिए कुछ देशों में हजारों वर्ष से भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त होती है। बड़े पैमाने पर भाप और गर्म पानी के भूमिगत जलाशयों को कुओं के माध्यम से टैप किया जा सकता है, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए 1 मील गहराई तक अधिक तक जा सकते हैं। और अगला पॉइंट है आपका ज्वारीय शक्ति या ज्वार ऊर्जा। यह जल विद्युत का रूप है जो ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को मुख्य रूप से बिजली के उपयोगी रूपों में परिवर्तित करता है। हालांकि अभी तक व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया गया है। ज्वार की ऊर्जा में भविष्य की बिजली उत्पादन की क्षमता है। अभी आपकी ज्वारीय शक्ति या ज्वार की जो ऊर्जा है अभी तक ये इस्तेमाल में नहीं लाई गई है। ये आगे भविष्य में या इनकेस फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या कि ये भी कह सकते हैं कि किया जाएगा। ठीक है, अभी तक इस ऊर्जा का या इस शक्ति का इस्तेमाल किया नहीं गया है। अभी आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसको एक बार देख लेते हैं। हम आते हैं पहले पेज पे। तो आज हम लोग का जो पहला टॉपिक था ये था पावर प्लांट इंजीनियरिंग क्या है, इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और इसको देखते हैं। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग क्या है, इसको मैंने बताया कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है उसके लिए जो भी इक्विपमेंट वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, या पावर हाउस का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो भी प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, वो पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में जो भी इस्तेमाल आपका किया जाएगा, जो भी इक्विपमेंट या फिर जगह इस्तेमाल की जाएगी, वो पावर प्लांट के अंतर्गत, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगी और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बात और है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपको 2 ब्रांचेज का जो है वो ज्ञान लेना पड़ेगा, या 2 ब्रांचों को समझना पड़ेगा। पहला मैकेनिकल और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि पावर प्लांट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट को भी मैंने बता दिया कि थर्मल पावर प्लांट में एज ए फ्यूल के तौर पे आप कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हीट उत्पन्न करता है। कोयला क्या करता है, कोयला आपका हीट उत्पन्न करेगा, फिर बॉयलर में क्या करेगा, वो जो फ्लू गैसेज हैं वो बॉयलर में जाएंगे, और जो बॉयलर होगा वो आपका वाटर ट्यूब बॉयलर होगा। जब फ्लू गैसेस
उसको हीटअप करेंगी, हीट करेंगी, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इस टॉपिक को अच्छे से समझा देते हैं क्योंकि आने वाली क्लासेस में हमको जो पहली क्लास होगी, ठीक है, पर्टिकुलर जब हम एक एक पावर प्लांट को जब हम पढ़ेंगे तो जो पहली क्लास होगी या फिर पहला जो टॉपिक होगा वो आपका थर्मल पावर प्लांट ही होगा, इसीलिए हम इसको डीपली समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं, अच्छे तौर पे समझ लेते हैं, बाकी को हम एक एक करके बाद में समझाते रहेंगे, लेकिन इसको हम समझा देंगे क्योंकि अगली क्लास में इसी को आपको पढ़ना है। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, बेसिकली आपका जो फ्यूल होता है, फ्यूल के तौर पे अधिक तौर पे जो इस्तेमाल किया जाता है वो कोल इस्तेमाल किया जाता है। कोल जो है आप लोग जानते ही हैं कि खदानों से प्राप्त किया जाता है, और कोल को बहुत सारे प्रोसेसिंग की जाती है, रिफाइनिंग प्रोसेस की जाती है या फिर पल्वराइज्ड प्रोसेस किया जाता है। पहले खदानों से निकाल के उस पर जो मिट्टी वगैरह लगी होती है या फिर उसमें कुछ कण होते हैं, लोहे के भी कण होते हैं, तो उसको अलग अलग प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है। फिर उसको अब मिल्क में क्या किया जाता है, छोटा छोटा पीस लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर कोयला अलग अलग साइज का रहेगा या बड़ा रहेगा तो अच्छे से वो बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, इस वजह से उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया जाता है। जब उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया जाता है और उसको बर्न कराया जाता है, और जब उसको बर्न कराया जाता है, कोयले को बर्न कराने के बाद उसमें से हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होता है उसमें, तो उसके बाद वहाँ पे आपकी फ्लू गैसेस निकलेंगी और वो क्या करेंगी, बॉयलर में जो वाटर ट्यूब होता है उसके अंदर जो वाटर भरा होता है उसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो वो वाटर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, और उसमें बॉयलर का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि ये उसको भाप में कन्वर्ट करें। ठीक है, बॉयलर का बेसिकली काम क्या होता है, स्टीम को उत्पादित करना या बनाना, स्टीम बनाना बॉयलर का काम होता है, लोग जानते ही हैं। तो ये क्या करता है, स्टीम बनाता है, और उसके बाद इस फिगर में भी आप लोग देख रहे होंगे, उसके बाद क्या है, इसमें टरबाइन लगी हुई है। टरबाइन क्या करता है, आगे इसको फिर टरबाइन के बाद आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा रहता है जो एक ही इलेक्ट्रिक को जनरेट करता है। थर्मल पावर प्लांट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है और डीपली विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और उसमें जो भी कोयले की खदानों से लेके कोयले की प्रोसेसिंग या फिर जो भी चीज़ें होती हैं कोयले से रिलेटेड हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना कैसे किया जाता है, किस मिल के द्वारा किया जाता है, ये जानेंगे। और उसके बाद बर्निंग मेथड क्या क्या होते हैं, अब कैसे कोयले को बर्न कराया जाता है ये देखेंगे, और उसके अलग अलग जो कोल स्टोरेज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे और उसको जानेंगे। नाउ अगला आपका था डीजल बेस्ड पावर प्लांट, इसको हम बता ही चुके हैं, एक बार संक्षिप्त रूप में और बता देते हैं कि डीजल बेस्ड जो आपके इंजन होते हैं, जैसे आपके 4 व्हीलर के जो डीजल इंजन होते हैं, वो जिस सिद्धांत पे वर्क करते हैं उसी सिद्धांत पे आपका डीजल बेस्ड पावर प्लांट भी वर्क करता है। इससे अलग वर्क नहीं करता। जो डीजल बेस्ड आपके जो इंजन होते हैं उसी पे आधारित आपका डीजल पावर प्लांट भी वर्क करता है, और इसमें एज ए फ्यूल आप डीजल का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला हम लोग पढ़े हैं गैस टरबाइन बिजली संयंत्र, और उसका 4th पॉइंट था आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका फिगर आप दिया हुआ है, इसको आप लोग ये देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग सौर ऊर्जा संयंत्र को पढ़े हैं। फिर उसके बाद पवन ऊर्जा संयंत्र, जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि विंड टरबाइन का किस तरह से और कैसे उपयोग किया जाता है, या फिर विंड मिल का कैसे उपयोग किया जाता है, और इसके द्वारा कैसे इलेक्ट्रिक पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। उसका नेक्स्ट था आपका पन बिजली संयंत्र, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया गया है। और अगला था आपका भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। यहाँ तक में आपका था जो पावर प्लांट के प्रकार थे वो ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हम आपको बताए हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो डायग्राम के माध्यम से आपको समझाए हैं कि किस फ्यूल का या फिर किस ऊर्जा सोर्स ऑफ एनर्जी का
कितना इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि कोल यानी कि कोयला जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है 54.20। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।